दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक स्पेशल कोर्स जिसका नाम है रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। इसको हम आरपीसी के नाम से जानेंगे, पुकारेंगे। ये 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। बहुत कम समय में आपकी बायोलॉजी की एक अच्छी तैयारी कराना हमारा प्रयास है। जैसा कि हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि इसका 4 पार्ट होगा। चैप्टर्स हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इस पर हम आपको यूनिट 1 जिसका नाम है जनन, उसका हाइलाइट्स वाला लेक्चर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ाने जा रहे हैं और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आप तैयार हो जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? सही सुना आपने। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए है मुकुलन, बी है विखंडीकरण, सी है परागण और डी है इनमें से सभी। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर आप 2 विकल्प आसानी से हटा देते हैं तो 2 में से 1 का चुनाव करना आपके लिए सहज हो जाता है। यहाँ पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से सभी आंसर होंगे कि कोई एक आंसर होगा। तो प्रश्न आपका है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के द्वारा होता है कि विखंडीकरण के द्वारा होता है कि परागण के द्वारा होता है कि इनमें सभी के द्वारा होता है? तो देखिए, परागण और इनमें सभी विकल्प जो है, 2 विकल्प आसानी से लगता है कि यहाँ पर आंसर नहीं होगा। बचा 2 विकल्प, मुकुलन और विखंडीकरण। अब आप क्या सोचे हैं? मिलाइए। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको आंसर नजर आ रहा है। अगर आपने मुकुलन समझा है तो ठीक समझा है, मुकुलन नहीं समझा है तो आप गलत समझे हैं। आगे बढ़िए, मेरे साथ तैयार रहिए। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने हाजिर है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? एक गुणक, द्विगुणक, बहुगुणक और अगुणक। यहाँ 4 विकल्प हैं। उसी का अंग्रेजी दिया है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और नलीप्लॉइड। आप किसको सही आंसर मानते हैं? सोचिए जरा। और ये रहा आपके सामने आंसर, ए यानी कि एक गुणक। सही आपने आंसर पकड़ा है। आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं आज के तीसरे प्रश्न से। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पहला 124, दूसरा 31, तीसरा 30 और चौथा 62।
जरा सोचिए, अगर आप सोच लिए तो मिलाइए आंसर से। आपका आंसर हुआ 31 यानी 31। मिलते हैं आज के चौथे प्रश्न से। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? पहला विकल्प है n, दूसरा विकल्प है 2n, तीसरा विकल्प है 3n और चौथा विकल्प है A और B दोनों, यानी 2n और 3n। देखिए, मैं आपको एक हिंट्स देता हूं। यहां पर B और C यानी कि A और B दोनों एक साथ आंसर नहीं हो सकते हैं। अब आपको चुनना है कि n होगा कि 3n होगा। चलिए, हम आपको आंसर बता रहे हैं। आंसर आपका 3n होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न आपके सामने हाजिर है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में और फर्म में। आप सोचिए, एक बार और विकल्प आपको बताते हैं। ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में और फर्न में। आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि ईस्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न से आपकी मुलाकात कराते हैं। स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए। ये रहा आपके लिए छठा प्रश्न। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? आपके लिए पहला विकल्प है अनिषेचित अंड, दूसरा विकल्प है सहायक कोशिका, तीसरा विकल्प है एंटीपोडल्स और चौथा विकल्प है द्वितीयक केंद्रक। उम्मीद है कि अब तक आप सही आंसर सोच लिए होंगे, तो लीजिए आंसर मिलाइए। आपका आंसर होगा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर हाइलाइट हम पढ़ाए थे उसमें इसकी चर्चा आई थी। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? आइए विकल्प देख लीजिए। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों और आंतरिक निषेचन। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों तो हो ही नहीं सकता है, तो सी इसका विकल्प नहीं होगा। और निषेचन जो है वह लैंगिक जनन का ही एक जो है पार्ट है, हिस्सा है, तो डी होगा नहीं। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तब कौन सा जो है ये जनन कहलाएगा, उस जनक को क्या कहेंगे? तो आपने सही पकड़ा कि अलैंगिक जनन जो होता है वह एक ही संतति के द्वारा होता है। इसलिए आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। आपने अलैंगिक जनन ठीक समझा है। चलिए मिलते हैं आज के 8वें प्रश्न से। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो पहला विकल्प है 21, दूसरा है 23, तीसरा है 44 और चौथा है 46। यानी कि मनुष्य के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका उत्तर होगा 23, 23। आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न पर विचार करते हैं। आपका 9वां प्रश्न यह है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? विकल्प है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। तो आप तो जानबे करते हैं कि मुर्गी अंडा देती है और सांप भी अंडा देता है। मगरमच्छ पर आपको शक हो सकता है, इनमें सभी दिया हुआ है, तो मगरमच्छ भी अंडा देता है, ये जान लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें
सभी। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? आप जानते हैं पौधे दो तरह के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो द्विलिंगी को ही उभयलिंगी के नाम से भी हम जानते हैं। पपीता, सरसों, मक्का और गुड़हल। ये सीधे नाम जानना है तो इसका आंसर होगा पपीता। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केंचुआ, फीता कृमि और घरेलू मक्खी। यानी कि केंचुआ तो उभयलिंगी है, इतना हिंट्स दे देते हैं आपको, आगे हम नहीं बताएंगे, आप सोचिए। अब लीजिए, यह रहा सही आंसर। घरेलू मक्खी जो है वह उभयलिंगी नहीं है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, दोनों और इनमें कोई नहीं। ये देखिए आपका सही आंसर होगा इन विट्रो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? प्रकंद, चूषक, शाखा और चल बीजाणु। ये लीजिए सही आंसर। चल बीजाणु जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। इनमें कौन सा फल कूट फल है? आम, नींबू, धान और सेब। तो आगे बढ़िए, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा सेब। 15वां प्रश्न। भ्रूण पोष का क्या कार्य है? विकल्प है भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना और इनमें सभी। हमें उम्मीद है कि आप सही आंसर सोच लिए होंगे, इसलिए हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। भ्रूण पोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्न के साथ। निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? विकल्प है एस्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, इनमें कोई नहीं। आइए आपको सही आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा एस्ट्रेसिया एवं घास। 17वें प्रश्न से मुलाकात करते हैं। भ्रूण पोष क्या है? विकल्प है द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण पोष जो है त्रिगुणित होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से मिलते हैं। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में। बी और सी कहता है कि दोनों में। सही आंसर होगा जलकुंभी में। ये लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। जरा सोचिए, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा द्वितीयक केंद्रक। अब आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। पराग कणों में विशेषकर कौन से विटामिन होता है? पहला विकल्प है विटामिन बी, दूसरा विकल्प है विटामिन ए, तीसरा विकल्प है विटामिन डी, चौथा विकल्प है विटामिन सी। सही सोचे हैं आप, आंसर आपका विटामिन बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें कोई नहीं। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप आंसर सोच लिए होंगे, इसलिए सही आंसर बता रहे हैं। सही आंसर होगा पपीता। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 22, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? यानी कि आपको 3 फल का नाम दिया है, जायफल, लीची, शरीफा और इनमें सभी। आपको बताना है कि इन 3 फलों में से किसका बीज चोल खाया जाता है। आंसर आपका होगा लीची। बीज चोल का मतलब जो बीज के ऊपर आवरण होता है, जैसे आप लीची का छिलका उतार देते हैं और बीज और छिलके के बीच का जो भाग होता है वही खाते हैं, उसी को बीज चोल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण मुख्यतः है स्फेरोफाइट, जुग्मक, नर जुग्मक, इनमें कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा नर जुग्मक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, परागभीति होती है। प्रश्न है, परागभीति होती है। पहला विकल्प एक स्तरीय, दूसरा विकल्प द्विस्तरीय, तीसरा विकल्प त्रिस्तरीय और चौथा विकल्प है कई स्तरीय। आपको चारों में से एक विकल्प बताना है। ये रहा आपका सही विकल्प द्विस्तरीय। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, परागकण हो सकते हैं। प्रश्न है, परागकण हो सकते हैं। पहला विकल्प है गैमेटोफाइट, दूसरा है सजावटी, तीसरा है एलर्जी कारक, चौथा है इनमें सभी। आपका सही आंसर होगा एलर्जी कारक। यानी कि बहुत से फूलों के परागकण होते हैं, उनसे लोगों को एलर्जी होती है, जिसमें शरीर पर त्वचा के ऊपर चकत्ते होने लगते हैं, किसी को खांसी आने लगती है, किसी को और भी परेशानियां शुरू हो जाती है। आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते रहिए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारा हाइलाइट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन को दबाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं 26वें प्रश्न से। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों, यानी छोटे और रंगहीन। आपको किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। जरा सोचिए और ये लीजिए सही आंसर हम आपको बता देते हैं, बी और सी दोनों आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। एनीमोफिली, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा, हवा द्वारा। एक बात मैं आपको बता दूं कि घोंघा द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। बच गई चिड़िया, चमगादड़ और हवा। इन्हीं 3 में से कोई आप एक आंसर चुनेंगे तो ये लीजिए सही आंसर हुआ हवा, यानी वायु, एयर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्लोनिंग, सोमाक्लोनन, टोटिपोटेंसी और इनमें सभी। आपको सही विकल्प चुनने हैं और ये रहा आपका सही विकल्प, जिसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से मुलाकात करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल, इनमें सभी। ये रहा आपका सही आंसर पीईजी।
यहाँ पर पीईजी का मतलब होता है पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 से मिलते हैं। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है आप हमारे हाइलाइट्स वाला जो है वीडियो में देखे भी हैं। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। आइए आपको सही आंसर बता देते हैं बिना देरी किए। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? पहला विकल्प है वायु, दूसरा है कीट, तीसरा है पक्षी और चौथा है मनुष्य। सही आंसर होगा वायु। आप सही पकड़े हैं। अगले प्रश्न से आपकी मुलाकात कराते हैं। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी बॉडीज। सोचिए कि कौन इसमें ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? पहला विकल्प सिंघाड़ा, दूसरा नागफनी, तीसरा शीशम और चौथा है एकेसिया। नागफनी तो मरुस्थलीय पौधा है, शीशम का तो पेड़ होता है जो स्थल पर होता है। दो विकल्प आपके सामने से हट गए, बच गया एकेसिया और सिंघाड़ा। इन दोनों में आप चुनिए और लीजिए, मैं सही आंसर आपको बताता हूं, सिंघाड़ा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न से मिलिए। अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण और परपरागण दोनों, इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए और ये लीजिए, ये रहा आपका सही आंसर, स्वपरागण। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न से मिलिए। स्त्री दल चक्र, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, एस्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और इनमें सभी। सही आंसर है इनमें सभी। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 4000, 400, 40, 365। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक महिला एक वर्ष में करीब 12 से 13 बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा बनता है, यानी कि एक महिला पूरे वर्ष में 12 से 13 अंडा जो है उत्पन्न करेगी। इसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि 14 से 18 तक अंडा उत्पन्न होने का समय होता है शुरुआत का, और 45 से 50 वर्ष के उम्र में यह समाप्त हो जाता है। उस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए? 400। यानी कि एक स्वस्थ महिला एवरेज अपने जीवन काल में कुल 400 अंडे उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिबरेलिन है। आपके पास विकल्प हैं हार्मोन, तना में वृद्धि मंदक, वृद्धि एंजाइम, इनमें कोई नहीं। आप जैसा कि जानते हैं जिबरेलिन एक हार्मोन है, इसलिए सही आंसर होगा ए, यानी कि जिबरेलिन
एक हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में और अग्नाशय ग्रंथि में। एक बार और प्रश्न को गौर से देखिए। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में और अग्नाशय ग्रंथि में। आपका सही आंसर होगा वृषणों में, यानी कि सर्टोली कोशिकाएं नर जनन अंग में पाई जाती हैं, मादा में नहीं पाई जाती है। और यकृत और अग्नाशय नर मादा दोनों में होते हैं, इसलिए दो विकल्प तो ऐसे ही हट जाएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और मियोसाइट। ये तो नाम से ही आप पकड़ लेंगे। सही आंसर होगा गैमीटोजेनेसिस। गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये नाम से ही क्लियर है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर देने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? विकल्प है अंडाशय, शुक्राणु, वृषण और वृक्क। सोचिए, सही आंसर इन चारों में क्या होगा? अंडाशय होगा कि शुक्राणु होगा कि वृषण होगा कि वृक्क होगा? ये रहा आपका सही आंसर। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण में होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? पहला विकल्प मानव शुक्राणु के सिर का, दूसरा मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, तीसरा प्रारंभिक डिंबाणु जनक कोशिका का, चौथा ब्लास्टोसिस्ट का। आपके लिए ये रहा सही आंसर। मानव शुक्राणु के सिर को हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती हैं? पहला विकल्प है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, दूसरा है अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, तीसरा है भ्रूण स्थानांतरण और चौथा है अंतःगर्भाशयी युक्ति। इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? सही विकल्प है अंतःगर्भाशयी युक्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इनमें सभी। ध्यान दीजिए, गर्भाशय पौधों में नहीं होता है, तो यह विकल्प हट गया, तो डी भी हट गया, इनमें सभी भी नहीं होगा। अब आपको सोचना है कि नर जनन में तंत्र से है कि मादा जनन। तो गर्भाशय, पुरुष कभी बाबू गर्भ धारण नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर निश्चित रूप से बी की ओर जा रहा है, स्त्री जनन तंत्र से। और ये देखिए स्क्रीन पर, मादा स्त्री जनन तंत्र ही इसका आंसर होगा। आप लाल कलर में जो देख रहे हैं वह आंसर को डिनोट करता है। आप चारों विकल्प में जिसे लाल देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, वही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? पहला विकल्प एक्रोसोम, दूसरा विकल्प मेसोसोम, तीसरा विकल्प एपिसोम, चौथा विकल्प स्फेरोसोम। आप सही आंसर पकड़े हैं। इसका उत्तर ये होगा, यानी कि एक्रोसोम।
अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं अगले प्रश्न से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न क्या है? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इनमें से सभी विकल्प पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण 4 दिया है। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। इसका आंसर दिया है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी और इनमें से सभी। जरा सोचिए कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? 4 विकल्प दिए हैं। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी और इनमें सभी। तो आपको ठीक सोच रहे हैं कि तीनों बातें सही लग रही हैं, इसीलिए चौथा आंसर होना चाहिए। तो लीजिए हम कंफर्म कर देते हैं, इसका विकल्प चौथा ही होगा, यानी कि डी होगा। इनमें से सभी आंसर होगा। अब हम आपको मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी कौन सी क्रिया को रोक देता है जिसके कारण वह गर्भरोधक का काम करता है? तो इसका सही विकल्प होगा कि कॉपर टी निषेचन की क्रिया को रोक देता है। अब हम बढ़ रहे हैं अंत की ओर और ये क्वेश्चन नंबर 48। गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पादप जनन तंत्र और इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा मादा जनन तंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां और इनमें सभी। 4 विकल्प हैं। हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि और इनमें सभी। यानी संतान उत्पत्ति को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? आप ठीक सोच रहे हैं कि तीनों विधियां उचित लगती हैं, इसलिए इसका आंसर ये रहा चौथा विकल्प। और ये आ रहा है आपके स्क्रीन पर आज का अंतिम प्रश्न। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम है? लेप्रोस्कोपी, वीर्यसेचन, एमनियोसिंटेसिस और इनमें सभी। इस प्रश्न का उत्तर हमारे हाइलाइट्स वाले वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने डिटेल में परिभाषा के रूप में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद जरूर उसे देखें, ताकि आप हमारे हाइलाइट्स यानी कि इस यूनिट के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से जान सकें। और अगला वीडियो हमारा आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस का पहले यूनिट, जिसमें 4 अध्याय हैं। चारों अध्यायों का एक साथ सभी लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आ रहे हैं अगले वीडियो में। और आइए अंतिम प्रश्न पर विचार करें। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है, सही पकड़े हैं, एमनियोसिंटेसिस। जो लोग पहले वीडियो को गौर से देखे हैं वह इसका सही आंसर बताए हैं। आपका सही आंसर है सी। इसी के साथ
हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आरपीसी कोर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।